नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 30 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। इंडिया के अंदर हर साल करीब 400 से 500 एसिड अटैक्स होते हैं। सुनने में ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखो कि उन 400-500 विक्टिम्स के ऊपर क्या बीतती होगी। और ऑलमोस्ट सभी केसेस के अंदर विक्टिम एक लड़की होती है और उस चीज़ में उस लड़की की कोई गलती भी नहीं होती है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक लड़की की, दिल्ली की रहने वाली एक लड़की की दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये सच्ची कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 तारीख थी उस दिन और शाम के लगभग 3:30 बजे थे। हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होती है मुंबई के लिए। अब उस ट्रेन में सफ़र करने वाले सैकड़ों मुसाफिर थे और उन्हीं सैकड़ों मुसाफिरों के बीच में एक थी प्रीति। प्रीति की उम्र उस वक़्त 23 साल थी, दिल्ली की रहने वाली थी और दिल्ली में भी नरेला इलाके में वो रहती थी। प्रीति देखने में बहुत सुंदर थी और जब भी वो किसी से बातें करती तब एकदम इज्जत देकर एकदम प्यार से वो बातें करती थी और प्रीति इन सभी के साथ मेहनती भी बहुत थी। पढ़ाई के अंदर वो काफ़ी होशियार थी और उसका बचपन से ही एक सपना सा रहा है कि उसको नेवी के अंदर भर्ती होना है, इंडियन नेवी के अंदर भर्ती होना है। और जब वो इस ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए जा रही थी तो वो अपने इंडियन नेवी में नर्स की पोस्ट के ऊपर जॉइनिंग करने जा रही थी। उसकी इंडियन नेवी के अंदर नर्स की पोस्ट पर जॉब लग चुकी थी और उसी की जॉइनिंग के लिए वो मुंबई जा रही थी। बेहद खुश, और वो मुंबई अकेली नहीं जा रही थी, उसके साथ उसके पापा थे और उसकी मौसी भी थी। लेकिन इन तीनों के अलावा उस ट्रेन के उस डिब्बी के अंदर एक शख्स और था, जो अपना चेहरा छुपाए प्रीति की सीट की थोड़ी ही दूरी में बैठा था। वो चेहरा उसने अपना इसलिए छिपा रखा था क्योंकि अगर उसने प्रीति ने या फिर प्रीति के घरवालों ने उसका चेहरा देख लिया तो उनको पता चल जाएगा और उनको उसके ऊपर शक हो जाएगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो चेहरा छुपाकर कोने में सीट पर बैठा था और कंटिन्यूअसली प्रीति और उसके घरवालों के ऊपर नज़र रखे हुए था। वो कुछ करने की फिराक में था। उसने कई बार कोशिश भी की करने की, लेकिन क्योंकि उस दिन उस ट्रेन के अंदर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी सारे लोग थे, तो वो अपने काम में सफल नहीं हो पाया। ट्रेन चलती है 3:30 से 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ी रात होती है। जब रात होती है तब काफ़ी सारे लोग सो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी जगे हुए थे। रात को 2-3 बार प्रीति वॉशरूम भी जाती है। जब वो वॉशरूम जाती है तब भी वो शख्स प्रीति का थोड़ा पीछा करने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि कई सारे लोग अभी भी जगे हुए थे, तो जो काम करने आया था वो शख्स, उसकी हिम्मत नहीं हुई। खैर, सुबह के लगभग 8 बज जाते हैं। 8 बजे जो ट्रेन दिल्ली से निकली थी वो मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच जाती है। ये आखिरी रेलवे स्टेशन था शायद जिस पर ट्रेन रुकती, तो यहाँ पर सभी जितने भी मुसाफिर थे वो उतरने वाले थे। तो जैसे ही ट्रेन रुकी, इधर-उधर थोड़ी बहुत अफरा-तफरी मच गई। सभी ट्रेन से नीचे उतर रहे थे बैग लेकर और उसी भीड़ के अंदर प्रीति, प्रीति के पापा और प्रीति की मौसी अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे। सबसे पहले उसके पापा उतरते हैं, उसके बाद उसकी मौसी उतरती है और उसके बाद में प्रीति उतरती है। प्रीति जब मुंबई के अंदर पहली बार कदम रखती है, तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बस इसी सोच में थी कि जिस चीज़ के लिए उसने इतने सालों से मेहनत की, जिस चीज़ के लिए वो दिन-रात पढ़ाई करती थी, आज वो चीज़ उसके सामने है। आज वो उस जॉब की जॉइनिंग करने जा रही है, तो मतलब उसकी खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। उसके पापा और उसकी मौसी उसके आगे-आगे चल रहे थे। वो उनके पीछे-पीछे चल रही थी, चारों तरफ रेलवे स्टेशन को देख रही थी। अलग-अलग ख़्याल, अलग-अलग अच्छी-अच्छी बातें उसके दिमाग में उस वक़्त तक आ रही थी। ख़ैर, वो ये सब कुछ देखते-देखते, सोचते-सोचते काफ़ी धीरे चल रही थी। कुछ देर बाद जब वो अपने पापा और मौसी की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं। तो प्रीति अपने चलने की रफ़्तार थोड़ी तेज़ करती है ताकि वो उनके पास पहुँचे। वो रफ़्तार तेज़ करने के बाद में अपने पापा और अपने मौसी के जस्ट पास पहुँच ही गई थी कि इतने में एक शख़्स प्रीति के पीछे कंधे के ऊपर हाथ रखता है, अपना बायाँ हाथ रखता है। जैसे ही प्रीति को हाथ महसूस होता है, प्रीति पीछे मुड़कर देखती है। जो शख़्स था, उसने अपना चेहरा ढक रखा था किसी कपड़े से। बायाँ हाथ उसने प्रीति के कंधे पर रखा था और दाएँ हाथ में उसके एक च्यवनप्राश का डिब्बा था और उसके अंदर कुछ पानी जैसा भरा हुआ था। प्रीति ज़्यादा सोचती, ज़्यादा कुछ इधर-उधर रिएक्ट करती, इतने में जो च्यवनप्राश का डिब्बा था और उसमें जो पानी था, वो उस शख्स ने प्रीति के मुँह के ऊपर मार दिया। प्रीति के मुँह के ऊपर मारा तो आस-पास से कई यात्री दूसरे गुज़र रहे थे, उनके भी हाथों के ऊपर वो छींटे लग गई और प्रीति का तो मुँह, सिर, बाल, गर्दन सभी उस पानी से या फिर उस पदार्थ से भीग गए थे। 10 सेकंड तक शांति रहती है वो पानी फेंकने के बाद में, लेकिन 10 सेकंड के बाद प्रीति को जलन होने लगती है और वो जलन इतनी ज़्यादा थी कि प्रीति ज़ोर-ज़ोर से वहाँ पर चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। वो शख्स जिसने ये किया था, वो भाग जाता है
और आस-पास के जो बाकी के लोग थे जिनके ऊपर थोड़े बहुत छींटे पड़े थे, वो भी जलने लग जाते हैं, तेज़ जलने लग जाते हैं और प्रीति के पापा और मौसी के भी थोड़े बहुत छींटे लगे थे, वो भी ज़ोर-ज़ोर से जलने लग जाते हैं। जल्दी से प्रीति के पापा और उसकी मौसी प्रीति को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में जब डॉक्टर उसको देखती है, उसके चेहरे को देखती है, उस वक़्त तक चेहरा काफ़ी ज़्यादा जल चुका था प्रीति का। तो डॉक्टर पहली नज़र में समझ जाती है कि क्या हुआ है। वो तुरंत उसको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये जो बात थी जलने की, चिल्लाने की, ये आस-पास के इलाके में काफ़ी तेज़ रफ़्तार से फैल रही थी और मीडिया कुछ-कुछ मीडिया के अंदर भी ये बात आने लगी थी कि एक ऐसी-ऐसी घटना हुई है। ख़ैर, डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट शुरू करती है। सबसे पहले तो जो भी वो पानी जैसा था, उसका एक सैंपल लिया जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। अब ख़ैर पहले ही पता था सबको कि ये क्या है, लेकिन टेस्ट रिज़ल्ट ने एकदम साफ़ कर दिया कि ये एक एसिड है और प्रीति के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है। जब डॉक्टर ने प्रीति के चेहरे का ट्रीटमेंट शुरू किया, उस वक़्त तक प्रीति देख नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रीति की आँखें एकदम जल चुकी थी, प्रीति की आँखें ख़त्म हो चुकी थी, उस एसिड की वज़ह से। एसिड ने पूरा जला दिया था आँखों आँखों को। बाकी का चेहरा, बाकी की गर्दन, यहाँ के कुछ पार्ट्स भी जल गए थे। प्रीति बार-बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ, मेरी आँखों को क्या हो गया है? और डॉक्टर बार-बार प्रीति को दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं हुआ है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ ये बात अब न्यूज़ हेडलाइन्स के अंदर आने लग गई थी, तो पुलिस के ऊपर भी दबाव बना, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस आती है प्रीति के पास और प्रीति से एक बयान लेती है, प्रीति से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? प्रीति ने बस इतना कहा कि एक लड़का जिसने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा और बाद में उसने मेरे चेहरे के ऊपर कुछ फेंक दिया। उस लड़के का चेहरा मैंने नहीं देखा क्योंकि उसने एक कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था। इतना कहते ही प्रीति की तबीयत बिगड़ जाती है। प्रीति के कुछ बॉडी के पार्ट्स जल चुके थे, बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स कुछ जल चुके थे और अब वो धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहे थे। तुरंत प्रीति को एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, वहाँ पर थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है। ऐसे करके 3 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में प्रीति को ट्रांसफ़र किया जाता है अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और कुछ टाइम बाद जब उसको 3 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया, लोगों की बातें सुनकर प्रीति को एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ है और डॉक्टर ने प्रीति के चेहरे के ऊपर प्लास्टर कर दिया था, पूरे चेहरे के ऊपर प्लास्टर कर दिया था। तो वो देख भी नहीं पा रही थी, उसकी आँखें भी नहीं खुल रही थी, तो वो अपने आप को देख नहीं पा रही थी कि उसकी क्या दशा है, क्या हाल है उसका। और वो बस एक ही एक लाइन रिपीट में कहे जा रही थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। बाद में पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन के ऊपर जाती है। वहाँ पर कुछ सीसीटीवी ढूँढने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ पर एसिड फेंका गया था प्रीति के चेहरे पर, वहाँ पर आस-पास कोई भी सीसीटीवी नहीं था। लेकिन वहाँ से कुछ दूरी के ऊपर एक सीसीटीवी लगा हुआ था। उस सीसीटीवी की जब फुटेज चेक की, तब एक सस्पेक्ट सामने आया। प्रीति के ऊपर एसिड फेंका गया, उसी टाइम की वो फुटेज थी और वो सस्पेक्ट बहुत ही घबराया हुआ सा था और बहुत लड़खड़ाते हुए वो तेज़ी से जाने की कहीं पर कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, थोड़ा ज़ूम किया, लेकिन क्योंकि वो कैमरा इतना हाई क्वालिटी का था नहीं और काफ़ी ऊपर लगा हुआ था, तो उस सस्पेक्ट का चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था पुलिस को। पुलिस क्राइम सीन के ऊपर कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। एकदम ब्लाइंड केस था पुलिस के लिए। ना ही तो उनके पास कोई सबूत था, ना ही कोई आगे बढ़ने के लिए लीड थी और दूसरी तरफ वहाँ के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। सभी को प्रीति के लिए इंसाफ चाहिए था। जिसने भी ऐसा किया है प्रीति के साथ, उसको सज़ा दिलवानी थी सभी को। तो इस प्रेशर को देखते हुए जो केस था वो मुंबई पुलिस ने क्राइम ब्रांच को, मुंबई की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब क्राइम ब्रांच इसके ऊपर आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा, दूसरी तरफ प्रीति हॉस्पिटल में थी और उसकी दिनों-दिन तबीयत बेहद खराब होती जा रही थी। वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही थी। उल्टा उसके ऑर्गन्स जवाब देना शुरू कर रहे थे। उसी वक़्त जब उसको लग रहा था कि वो अब ज़िंदा बचेगी या नहीं बचेगी, उस टाइम उसके पापा उसके पास बैठे थे और वो अपने पापा से एक पेन और पेपर माँगती है इशारों में और उसमें कुछ लिखती है। जो फ़ोटो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वही फ़ोटो है, ये वही पेज है जिसके ऊपर प्रीति ने लिखा था। प्रीति ने उस कागज़ में लिखा कि मैं अपनी मौसी के पीछे-पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मेरे मुँह पर कुछ फेंक दिया और मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हुई। लेकिन उस लड़के का मैं चेहरा नहीं देख पाई कि वो गोरा था या काला था, क्योंकि उसने अपने मुँह पर कोई कपड़ा बाँध रखा था। अगर मौसी आज मेरे साथ नहीं होती, तो मैं ज़िंदा नहीं होती, मैं मर जाती और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारियाँ की हैं, बहुत मेहनत की है, लेकिन शायद अब ये नौकरी चली गई है। मेरी आँख नहीं खुल रही है, मेरे चेहरे पर प्लास्टर कब हटेगा मुझे पता नहीं। मुझे अपने बहन-भाई तन्नू और निक्की की सिक्योरिटी करवानी है और लास्ट में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। ये प्रीति ने उस पेपर में लिखा। तकरीबन 1 महीने तक प्रीति का इलाज चला और 1 जून 2013 को
प्रीति ने दम तोड़ दिया। अब ये खबर मुंबई से उठकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी, पूरे हिंदुस्तान की नज़र थी इस केस के ऊपर। तो क्राइम ब्रांच शुरू करती है इस केस की प्रीति के घर से। वो जहाँ पर प्रीति रहती थी वहाँ पर जाते हैं दिल्ली के अंदर, और वहाँ पर सबसे पहले प्रीति के घर की तलाशी लेते हैं। तलाशी ले रहे थे, वहाँ पर प्रीति के मम्मी पापा बाकी पड़ोसियों से कुछ पूछताछ कर रहे थे। तभी प्रीति के घर के पास एक पुलिस के ऑफिसर को एक लड़का दिखाई दिया जो कि थोड़ा घबराया हुआ था, और उस लड़के का नाम था अंकुर पंवार, और लगभग 22-23 साल उसकी उम्र थी। पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ, उस ऑफिसर को उस लड़के के ऊपर शक हुआ। जब शक हुआ तब वो उस लड़के के पास गए, बाद में उससे पूछताछ की। जब वो बोल रहा था तब उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। अब एक तो उसकी चाल को देखकर, उसके चेहरे को देखकर, उसकी आवाज को सुनकर थोड़े जो एक्सपीरियंस्ड पुलिस वाले होते हैं वो बता देते हैं कि यही सस्पेक्ट है। 50% श्योर हो जाते हैं कि यही है जिसने क्राइम किया है। वो 50% श्योर हो चुके थे। इतने में प्रीति की एक दोस्त आती है और वो पुलिस को बताती है कि अंकुर ने प्रीति को धमकी दी थी, और प्रीति ने ये बात मुझे बताई कि अंकुर ने प्रीति को धमकी दी है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, जब तुम मुंबई आओगे मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ से पुलिस 100% श्योर हो चुकी थी कि अंकुर पवार ने ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंका है। पुलिस अंकुर पवार का नंबर लेती है और उसके सीडीआर निकलवाती है। सीडीआर में साफ पता चल जाता है कि जिस दिन प्रीति के ऊपर एसिड फेंका गया था उस दिन अंकुर पवार मुंबई के अंदर ही था। अब इतने से सबूत के बाद में और प्रीति के दोस्त के बयान के बाद में पुलिस अंकुर को गिरफ्तार करती है और मुंबई ले आती है। मुंबई लाने के बाद में उसकी अच्छे से खातिरदारी होती है और बाद में उससे पूछताछ शुरू होती है। वो साफ साफ कबूल कर लेता है कि उसने ही प्रीति के ऊपर एसिड फेंका है। वो पूरी कहानी बताता है। तो दरअसल उसने प्रीति के ऊपर एसिड इसलिए फेंका क्योंकि प्रीति ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए उसने शादी नहीं की, इसलिए अंकुर ने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। अब ये बात तो अंकुर ने बताई। दूसरे लोग बताते हैं कि अंकुर ने इसलिए भी प्रीति के ऊपर एसिड फेंका क्योंकि प्रीति थी काफी पढ़ाई के अंदर होशियार और उसकी जॉब भी लग गई थी और वो जॉब की ज्वाइनिंग के लिए जा रही थी, और प्रीति की इस तरक्की से अंकुर जलता था। उसका फ्यूचर खत्म करने के लिए उसने उसके चेहरे के ऊपर एसिड फेंक दिया। अब ये दो बातें हैं और दोनों ही कहीं न कहीं सत्य लगती हैं। शादी वाली भी सत्य लगती है, ये वाली भी सत्य लगती है। ख़ैर आगे बाद में अंकुर का केस कोर्ट के अंदर जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में जज, पहली बार ऐसा भारत में होता है कि किसी एसिड अटैक के आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाती है। अंकुर पवार को फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन क्योंकि अब उसके पास राइट था ऊपर वाले कोर्ट में जाने का, तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाता है तब सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है। और उस वक्त जब फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में लिखा तब जज ने एक और बड़ी गहराई वाली चीज लिखी कि प्रीति अगर उसकी आंखें सही होती है, अगर वो अपने आप को देख पाती, तब वो 1 महीने भी जिंदा नहीं रहती। 1 महीने से पहले ही या शायद तक पहले दिन ही उसकी मौत हो चुकी होती अगर उसने अपने आप को, अपना चेहरा देख लिया होता, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। कोई इंसान अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकता इतनी बुरी तरीके से प्रीति का चेहरा जल गया था। खैर जब ये बयान आया कि उसकी फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में बदल दिया गया तब लोगों में काफी आक्रोश हुआ कि नहीं, इसको फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से जो लोग हैं, हालांकि जो कानून बनाया गया है भारत का वो बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सवाल पैदा होता है कि क्यों उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। अगर उसको फांसी की सजा दे दी जाती तब शायद से आगे के जो एसिड अटैक्स होने हैं वो कम हो जाते। जो लोग ऐसा करने की सोचते हैं वो 2 कदम पीछे हट जाते। हो सकता था कि वो ना करते। खैर भगवान जहाँ भी है प्रीति उसकी आत्मा को शांति दे, और ऐसी और भी क्राइम की स्टोरीज देखने के लिए आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।